मनीष बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, मैं आपके लिए बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा मैं आपके लिए बायोलॉजी के बारे में थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूं। देखिए बच्चों, अभी आपने 10th क्लास पास की है और 10th क्लास पास करने के बाद अपन 11th क्लास में पहुंचे हैं। तो देखिए 10th क्लास और 11th क्लास, इसका मतलब अपने कैरियर का क्या होता है, निर्धारण। और कैरियर का निर्धारण करने के लिए हम बारी बारी के सोचते हैं। कभी आपने देखा होगा आपका पड़ोसी या आपके रिलेटिव वो लगे रहते हैं, इस सब्जेक्ट को ले लीजिए, इस सब्जेक्ट को ले लीजिए, हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे होंगे। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, एक चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमको कोई भी सब्जेक्ट है उसमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे आपने बायोलॉजी ले ली तो उसमें सिर्फ आपको कैरियर संबंधी केवल एक स्टेप है और वो है डॉक्टर। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि आप बायोलॉजी ले रहे हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं डॉक्टर भी बनेंगे। लेकिन यही नहीं है कि बायोलॉजी लेने के बाद सिर्फ अपने पास केवल एक ही ऑप्शन है और वो क्या है, डॉक्टर बनना। अपन किसी भी ट्रेड में जा सकते हैं, केवल उधर की तरफ तो अपन किसको, इंजीनियरिंग को छोड़ के, इधर की तरफ अपन सीए को छोड़ के, और अपन किसी भी ट्रेड में जा सकते हैं। जैसे मेन ट्रेड है आपकी, मुख्य जो है वो है नीट। आप नीट क्वालिफाई करें, नीट क्वालिफाई करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। नहीं है तो उसके बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं, और ऑप्शन है अगर अपन टीचिंग लाइन में जाना चाहें तो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। कोई भी आप ट्रेड में जा सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि अपन एक सब्जेक्ट चूज करने के बाद इसका मतलब है बायोलॉजी लेने के बाद सिर्फ अपन एक डॉक्टर बनने के ही काबिल हो। अपन को जो भी, चाहे अपन आरएस बने, चाहे अपन आईएएस बने, चाहे अपन डॉक्टर बने, चाहे अपन मास्टर बने, चाहे अपन पुलिस में जाएं, चाहे अपन आर्मी में जाएं, किसी भी ट्रेड में अपन जा सकते हैं। तो लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। है सब्जेक्ट का जो चूज करें आप अपने आधार पर करें, किसी दूसरे के दबाव में आकर नहीं करें। आपकी इच्छा है कि मेरे को बायोलॉजी पढ़नी है तो पढ़नी है। दूसरे ने आके कह दिया कि आप बायोलॉजी लेकर आगे क्या करोगे, सिर्फ एक ही ट्रेड है तो इसलिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि आप अपनी जो भी दिमाग में आपने सोच रखा है कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को बायोलॉजी लेनी है, मेरे को डॉक्टर बनना है, और भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स हैं और किसी प्रकार की आपको जो पड़ोसी हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जो आपको जो आपके पथ है उसमें रोड़ा डाल रहे हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ आप नहीं जाएं। आप अपने अनुसार अपने दिमाग के अनुसार कि अपने दिमाग में क्या सोच आ रही है, और किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है कि आगे हम क्या कर सकते हैं, तो आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको पता है, मोबाइल नंबर है 9785646336, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी कैरियर संबंधी बात। अपन किसी भी ट्रेड में जा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, दो ट्रेड को छोड़कर, एक तो अपन की इंजीनियरिंग और एक अपन का सीए। उसके बाद आपको जिस ट्रेड में जाना है वहां अपन जा सकते हैं। किसी प्रकार की पथ, आपके जो रास्ता है वो आपको बिल्कुल ऐसी जगह पर नहीं ले जाएगा बायोलॉजी लेने के बाद जिससे कि आप किसी काबिल नहीं रहे। आप खूब अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, अब अपन चलते हैं। अब देखिए 11th क्लास की जो बुक्स है, अब आपको पता होगा कि अपना सिलेबस चेंज हुआ है और एनसीईआरटी सिलेबस अब की बार आ गया है। और एनसीईआरटी सिलेबस
इसका मतलब एक इतना अच्छा सिलेबस होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही अपन नीट दें या कोई भी पेपर दें, इसका मतलब है बायोलॉजी से संबंधित मेन जो पेपर है, नीट है, एम्स है, बीएचयू है, काफी सारे एमबीबीएस के लिए पेपर होते हैं। तो उनमें 11th क्लास का 60% आता है और 12th क्लास का 40% आता है। इसका मतलब मेन जो इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो है अपनी कौन सी, 11th। यदि आपने 11th क्लास की अच्छी तरीके से तैयारी करी है तो आपको नीट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, 11th क्लास है उसको एक इतनी अच्छी तरीके से, 12th जो आपकी क्लास है उस क्लास को आप एक बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अपन 11th जो क्लास होती है उसको सामान्य तरीके से अपन छोड़ देते, कुछ नहीं है, एक सामान्य क्लास है, नॉर्मली तरीके से अपन को क्या करते हैं, उनको पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 11th क्लास को, यदि आपको नीट क्वालिफाई करना है तो आप 11th क्लास को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। इसका मतलब 12th क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपन को कौन सी क्लास के लिए देनी है, 11th क्लास के लिए देनी है। अब देखिए, मैं कुछ आपके लिए बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा, अपना एक शब्द होता है बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी है क्या है, तो देखिए है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। दो शब्द हैं आपके, बायो प्लस लॉजी। तो बायो का मीन्स क्या है, बायो का मीन्स होता है जैविक। बायो का मतलब क्या हो गया, जैविक, और जैविक का मतलब क्या हो गया, सजीव है। दूसरा है लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है आपका अध्ययन। क्या हो गया, इसका मतलब बायोलॉजी किसे कहते हैं, इसका मतलब है जो विज्ञान जैविक अध्ययन से संबंधित होती है। और जैविक अध्ययन का मतलब होता है जिसमें सजीव जो होते हैं उनके बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन। सजीवता के बारे में अध्ययन करना ही अपन का क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी होते हैं उनका अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उनके अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अपना बायोलॉजी। अब देखो, बायोलॉजी जो है, आपको जो मुख्य बायोलॉजी जो पढ़नी है, और इस बायोलॉजी में आपको 2 बुक्स पढ़नी है, या इसका मतलब है बेसिक जो बायोलॉजी है आपकी, उसमें आपके पास 2 बुक्स हैं, और उन 2 बुक्सों में अपनी है, नंबर 1 है बॉटनी, और दूसरी है जूलॉजी। इसका मतलब नंबर 1 होती है आपकी वनस्पति विज्ञान, और नंबर 2 है आपकी जंतु विज्ञान। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान और नंबर 2 है जंतु विज्ञान। किसकी शाखा है अपनी, ये बायोलॉजी की शाखा है। अब देखो बच्चों कि हम सबसे पहले अपन चलते हैं बॉटनी पे। बॉटनी क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, तो देखिए विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अपन सिर्फ किनका करते हैं, वनस्पतियों के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन। वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करना है, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो अपन की कौन सी है, वनस्पति विज्ञान है। इसके बाद दूसरी अपनी जूलॉजी है। जू का मतलब होता है जानवर से संबंधित होता है, और लॉजी का मतलब वही क्या होता है, अध्ययन होता है। इसका मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन किनका अध्ययन करते हैं, जंतुओं के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, जूलॉजी। तो देखिए आपके पास पहले नंबर पे क्या हुआ है, बायोलॉजी।
बायोलॉजी क्या है उसके बारे में आपको पता चल गया। बायोलॉजी क्या है, इसका मतलब जैविक अध्ययन, सजीवता के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और ये बायोलॉजी है, इस बेसिक बायोलॉजी की अपनी दो ट्रेड हैं। दो ट्रेडों में अपन किसको, सबसे पहले नंबर पे है बॉटनी। बॉटनी किसको बोलते हैं अपन, क्या, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जो होती है इसमें अपन सिर्फ किसके बारे में अध्ययन करते हैं, पादपों के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और अपने पास दूसरी जो चीज होती है जूलॉजी, जिसमें अपन किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जंतुओं के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी अपनी अलग अलग ट्रेड चलती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सूक्ष्म जैविकी है। सूक्ष्म जैविकी जो होती है वो आती है अपनी क्या, माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें अपन सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक अपनी आती है बायोटेक्नोलॉजी है, और बायोटेक्नोलॉजी में आपकी आती है जैव तकनीकी। जैव तकनीकी इसका मतलब है जहां पर अपन किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जहां टेक्नोलॉजी है, जैसे अपन मैथ में इंजीनियरिंग करते हैं उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी यहाँ पे होती है। और उस टेक्नोलॉजी में अपन जो जीन की हेराफेरी करने से जो संबंधित होती है, कोई भी पादप है या कोई भी जानवर है, और उनमें जीन की जो हेराफेरी होती है उसको इसके अंतर्गत रहा है जैव तकनीकी। इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉडर्न साइंस समझिए इसको, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या को सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए आजकल क्या करना है, अपन को उच्च उत्पादकता पर ध्यान देना पड़ता है। और उच्च उत्पादकता कब बढ़ती है, तो जीवों को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आती है, अपनी जैव तकनीकी। इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी है। इधर की तरफ है अपनी सूक्ष्म जैविकी, जिसको बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। और माइक्रो बायोलॉजी में अपन किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जैविक सूक्ष्म जीवों के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन। छोटे छोटे जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया आपने खूब पढ़ा होगा, क्योंकि है जो जीवाणु है, विषाणु है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी की सभी अपने लिए क्या हो, नुकसानदायक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं लाभदायक होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म जैविकी है। इसके बाद तीसरी और भी एक ट्रेड है जिसको बोलते हैं जैव रसायन है, और ये है बायोकेमिस्ट्री है, क्योंकि दवाइयों से संबंधित जो विज्ञान है वो किसके अंतर्गत आती है, जैव रसायन के अंतर्गत आती है। तो ये तीन अपनी नई ट्रेड है, कौन सी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इनके बारे में भी अपन को थोड़ी बहुत ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपन पढ़ेंगे और वो है हमारे पास क्या, बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो देखिए ये तो एक बायोलॉजी के बारे में आपको क्या प्रदान की गई थी सामान्य। ये बच्चों अभी मैं आपके लिए बता रहा था कि अपना एनसीईआरटी सिलेबस है। पहले जो आरबीएससी का सिलेबस चलता था, उस आरबीएससी के सिलेबस में क्या होता था, एक जो बुक्स होती थी वो होती थी बॉटनी की, और एक बुक्स होती थी जूलॉजी की। एक बुक्स में बताया जाता था वनस्पति विज्ञान के बारे में, और दूसरी जो बुक्स होती थी उसमें बताया जाता था किसके बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में। दोनों बुक्स बिल्कुल कैसी होती थी, अलग अलग होती थी है। बॉटनी में किसके, सिर्फ वनस्पति के बारे में, और जूलॉजी में सिर्फ किसके बारे में, जंतुओं के बारे में बताया जाता था। लेकिन एनसीईआरटी जो सिलेबस होता है इसमें सिर्फ आपके पास एक बुक्स है, और उस एक बुक्स में क्या होगा, कैसे होगा, तो उसमें क्या होगा कि पहला जो चैप्टर है, इसका मतलब यहां पर मिक्सिंग टाइप में आपको चैप्टर मिलेंगे। मिक्सिंग टाइप का मतलब है बॉटनी, बॉटनी के बाद जूलॉजी, बॉटनी जूलॉजी। जैसे बॉटनी सबसे पहला अपन चैप्टर, जैसे अपन बात करें बॉटनी का है, तो उसके बाद चैप्टर होगा किसका, जूलॉजी का। इसका मतलब जैसे अपन को पादपों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके बीच में अगला जो चैप्टर किसके, जंतुओं के बारे में जानकारी अपन को मिलेगी। एक अपन इसका मतलब है पादपों का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो अपन के पास जंतुओं का क्लासिफिकेशन से संबंधित आएगा। एक अपन जैसे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पादप कार्य की पढ़ रहे हैं, तो एनिमल फिजियोलॉजी आ जाएगी, जंतु कार्य की आ जाएगी। तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप, इसका मतलब बॉटनी और उसके बाद जूलॉजी
हैं, ऐसे अपने पास एक चैप्टर आपको मिलेंगे। इसका मतलब अलग अलग बुक्स वही दो समझ लीजिए, बॉटनी और जूलॉजी, लेकिन अब वो दोनों बुक्स बिल्कुल कैसी है, कंबाइंड। पहले पादपों के बारे में जानकारी प्राप्त और उसके बाद क्या है, जंतुओं के बारे में आपको क्या प्राप्त होगी, जानकारी। अब देखिए, जैसे ही आप लोग बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में अपन समझ सकते हैं कि जो चैप्टर हैं वो कैसे होंगे, बहुत तो सरल भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको काफी सारे ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं, काफी सारे ऐसे शब्द मिल सकते हैं जिन शब्दों को पढ़ने के लिए आपको पहली बार जब वो शब्द रूटीन में आएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन जब आप रूटीन में उनको पढ़ते जाएंगे तो कुछ समय जैसे ही आप बायोलॉजी पढ़ के व्यतीत करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है बिल्कुल कैसे हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाओगे। इसलिए ये नहीं कि आप पहले बायोलॉजी जैसे पढ़ना स्टार्टिंग करने से ही आपको कुछ शब्द ऐसे मिल गए जो शब्द आपको अटपटे हैं, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जब अपन रूटीन में उनको पढ़ते हैं तो बिल्कुल सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती हैं। अब देखिए अगला वो आता है कि हम बायोलॉजी कैसे पढ़ें। तो इसके लिए क्योंकि यहाँ पर अपना थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है और प्रैक्टिकली पार्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर अपना प्रैक्टिकली पार्ट बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। तो प्रैक्टिकली पार्ट में क्या है, अपन किसी चीज को अपन को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझने के बाद जो थ्योरेटिकली पार्ट है उस थ्योरेटिकली पार्ट को उसके अनुसार जो प्रैक्टिकल आपने किया है उसके अनुसार आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स ऐसे होंगे उनको बार बार अपन क्या है रूटीन में पढ़ते जाएंगे, फिर भी अपन के उनके कॉन्सेप्ट हैं क्लियर नहीं होंगे। लेकिन जब आप उनको रूटीन में कई बार जब आप उनको समझेंगे, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे उतनी ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि इसका नाम है जैविक विज्ञान। सजीव हैं, सजीवता के बारे में पढ़ते जाएंगे तो नई नई प्रॉब्लम्स अपन को क्रिएट होती जाएंगी। लेकिन जब रूटीन में आप प्रत्येक प्रॉब्लम को एक एक कॉन्सेप्ट के आधार पर क्लियर करते जाएंगे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे और बायोलॉजी अपने आप आपके माइंड में है इंक्रीज, इसका मतलब प्रवेश करती जाएगी, तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए, सबसे पहले अपन चालू करते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसके बाद बारे में अपन देखेंगे। तो अपना पहला जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है जीव जगत। और जीव जगत में जिसको बोलते हैं इसका मतलब है ऑर्गेनिज्म किंगडम है। तो यहां पर हम जीवों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने कैसे करेंगे, है जीव क्या हैं, तो उनके बारे में हम कुछ यहाँ पे बेसिक रूप से समझेंगे। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है उसके बारे में आपको पता चल गया, जीव जगत। और इस जीव जगत में सबसे पहला टॉपिक है हमारा जीव क्या है। जैसे ही आप अपनी बुक्स को खोलेंगे, पहला चैप्टर निकालेंगे, तो वहां पर सबसे पहला अपना टॉपिक मिलेगा और वो टॉपिक क्या मिलेगा, जीव क्या है। तो इसका मतलब है सभी जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, है चाहे वो पादपों से संबंधित हों, चाहे वो जंतुओं से संबंधित हों, कोई भी जीवित प्राणी जिसमें क्या है, इसका मतलब क्या सन्निहित है, जीवन है। क्या सन्निहित है, सन्निहित का मतलब उपस्थित है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जीव। तो जीव क्या हो गया है, इसका मतलब जिनमें जीवन सन्निहित होता है, ऐसे प्राणी जिनमें जीवन सन्निहित होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे जीव या सजीव कहलाते हैं। तो ये आपने देखा इस पृथ्वी पर विशेष प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं। ऐसे भी जीव हैं जो बहुत विशालकाय होते हैं, ऐसे भी जीव हैं बहुत छोटे भी होते हैं। तो विशालकाय जीव और जो छोटे छोटे जो जीव हैं उनमें भी आपने अलग अलग कैटेगरी देखी होंगी। जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ कितनी कोशिका, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो जीव होता है उस जीव का एक निश्चित क्या होता है, शरीर
प्रत्येक जीव का एक निश्चित क्या होता है, शरीर होता है, और शरीर होता है, शरीर की सबसे जो सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो इकाई क्या होती है, सेल। सेल का मतलब है कोशिका, और ये जो कोशिका होती है ये मिलकर क्या बनाती है, कोशिका, और कोशिका जब मिलती है तो क्या बनाती है, ऊतक। इसका मतलब सेल और सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, इसका मतलब तो ऊतक बोलते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, कोशिका है, प्रत्येक जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसको अपन कोशिका कहते हैं। कोशिका मिलती है तो कोशिका मिलकर क्या बनाती है, ऊतक। विभिन्न प्रकार के ऊतक जीव के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जब विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलते हैं तो ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। अंग से क्या बनता है, तंत्र। तंत्र से क्या बनता है, शरीर। तो देखिए कैटेगरी बन जाती है। इसका मतलब सबसे पहले नंबर पे क्या होती है, कोशिका। कोशिका मिलकर क्या बनाती है, ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। अंग के बाद क्या बनता है, तंत्र, और तंत्र के बाद क्या बन जाता है अपना शरीर। और शरीर का मतलब क्या आ गया आपका, इसका मतलब यहां देखो अपन स्टार्टिंग, एंड क्या है हमारा, जीव, और उसकी स्टार्टिंग क्या है, कोशिका। तो इसका मतलब है जीव की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका। क्योंकि मैं अभी बता रहा था, क्योंकि प्रत्येक जो जीव होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। चाहे वो पादप हो, चाहे वो क्या हो, जंतु। और जीव की सबसे जो सूक्ष्मतम जो इकाई होती है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, कोशिका। अब कोशिका के बारे में और थोड़ा अपन जानकारी प्राप्त करें। सजीव की क्रियात्मक, जैसे सूक्ष्मतम तो हो गया सबसे छोटी इकाई, क्रियात्मक का मतलब हो गया विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं शरीर में, कैसी भी क्रिया हो, विभिन्न क्रियाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे है। तो क्रियात्मक और संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना का निर्धारण करना, कि जिस जीव से संबंधित कोशिका होती है उससे उसी प्रकार के जीव की संरचना का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो कोशिका क्या हो गई, शरीर की सूक्ष्मतम, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। जिन जीवों का शरीर, कोई भी जीव है, एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे अपन, एक कोशिकीय। और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है उनको अपन क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। तो ये अपना टॉपिक हो गया क्या, जीव क्या है। ठीक है। इसके बाद देखो हम जीव के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन देखेंगे कि किसी को जीव अपन कह रहे हैं तो उसमें कौन कौन से लक्षण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, कैसे कैसे लक्षणों के आधार पर वो क्रिया करता है। क्योंकि पृथ्वी पर अपन दो चीज पढ़ेंगे, सजीव और निर्जीव। जिनमें जैविक क्रिया हो रही है वो सजीव, और जिनमें जैविक क्रिया नहीं हो रही है उनको क्या बोलेंगे, निर्जीव। तो देखिए कि जो सजीव होते हैं उन सजीवों के भी अपने क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, जिनको बोलते हैं सजीवता के लक्षण। तो कौन कौन से लक्षण एक सजीव जो होता है उसमें वास्तविक रूप में दिखाई देते हैं, तो उनके बारे में अपन क्या प्राप्त करेंगे बच्चों। अब अपन बात करेंगे सजीवता के लक्षणों के बारे में, कि सजीवों में कौन कौन से क्या उपस्थित होते हैं, लक्षण है। तो हमारा टॉपिक है सजीवता के लक्षण। ठीक है। और इनमें सबसे पहला लक्षण जो हमारा होता है वृद्धि, जिसको बोलते हैं अपन क्या, ग्रोथ। अब देखिए इस पृथ्वी पर आपने देखा होगा प्रत्येक कोई भी जीव हो, और प्रत्येक जीव क्या करता है, वृद्धि करता है। क्यों करता है जीव वृद्धि, क्योंकि आपने देखा होगा प्रत्येक जीव को भोजन की क्या होती है, आवश्यकता। वो भोजन करता है, भोजन का पाचन करता है, पाचन करने से उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है तो एनर्जी मिलने से उसकी जो शरीर में पाए जाने वाली जो कोशिका होती हैं वो विभाजन करती है, जिसको आपने पढ़ा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जिसको कहते हैं। कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन क्यों हुआ, क्योंकि कोशिकाओं के लिए क्या मिली, एनर्जी। एनर्जी मिलते ही कोशिकाओं ने विभाजन करना चालू कर दिया, और जब कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, तो जीव में किसकी संख्या बढ़ रही है, ऊतकों की संख्या बढ़ रही है। तो आपने
तो ये पता होगा कि इसका मतलब जीव क्या करता है, वृद्धि करता है। अगर वो सजीव है तो वृद्धि करेगा और निर्जीव है तो उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं, अपना है प्रजनन। है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन। इसका मतलब प्रत्येक जो सजीव होता है एक इसमें मेन चीज पढ़ेंगे जाति, स्पीसीज है, जाति या स्पीसीज। अब देखो जाति क्या होती है आगे में अपने को पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको मैं थोड़े इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। कोई भी जो स्थान होता है उस स्थान पर पाए जाने वाले जीवों का शरीर, इसका मतलब कोई भी स्थान है वहां पर जीव आपके लिए मिल रहे हैं, और वो जीव है जाति अपन कब कहेंगे, जब आपस में एक दूसरे के बीच में जनन की क्रिया करने में क्या हो सक्षम, और जनन करके नई संतति का आप क्या कर सकें, वो निर्माण। अगर वो नई संतति का निर्माण कर रहे हैं तो उसको क्या कह सकते हैं, अपन जाति कहेंगे। ठीक है, तो जाति किसका, प्रजनन। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो जीव होता है इस पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी जातियां होती हैं वो अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए, प्रत्येक सजीव अपनी खुद की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करता है, प्रजनन करता है, जिससे उसके जीवों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रजनन नहीं करेगा, जनन नहीं करेगा तो संख्या में वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब सजीव जो होगा उसमें क्या होगा, जनन की क्रिया होगी, और निर्जीव होगा उसमें जनन की क्रिया नहीं होगी। जनन की क्रिया के द्वारा सजीव अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जनन भी आपने अलग अलग प्रकार का पढ़ा होगा, जैसे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब होता है जब जनन की जो क्रिया होती है दो जीवों के बीच में संपन्न होती है। एक होता है नर और दूसरा जीव क्या होता है, मादा, जिसमें युग्मक बनते हैं। एक युग्मक होता है नर और दूसरा क्या होता है, मादा युग्मक। दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनता है, युग्मनज, जिसको जाइगोट बोलते हैं। और युग्मनज वृद्धि करता है, उसमें ग्रोथ होती है, क्योंकि उसके लिए भी क्या मिलता है, पोषण मिलता है। और जैसे जैसे उसको पोषण मिलता है तो वो जीव का, इसका मतलब एक शिशु उसके बाद जीव का क्या करता है, वयस्क जीव का निर्माण कर लेता है। तो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बाद दूसरा जनन आपने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं अपन अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है, इसका आ का मतलब एब्सेंट लैंगिक, जिसमें लैंगिक जनन जैसी क्रिया नहीं होती है। लैंगिक जनन में क्या हो रहा था, दो जीव, एक नर और एक मादा। ठीक है, और दो जीवों के बाद अपन बात कर रहे थे, एक जीव नर था और एक मादा। नर से बन रहा था नर युग्मक और मादा से बन रहा था मादा युग्मक। लेकिन अलैंगिक जनन में किसी प्रकार के युग्मकों का निर्माण नहीं होता, युग्मक संलयन नहीं होता। युग्मक संलयन की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है जिसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती, युग्मक नहीं बनते, तो युग्मक संलयन नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अलैंगिक जनन। दो प्रकार का जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं कायिक जनन। तीसरे नंबर पे हो गया कायिक जनन। और कायिक जनन में हम जो बात करते हैं, कायिक जनन, कायिक का मतलब होता है काया, और काया का मतलब होता है शरीर। ऐसा शरीर जिसमें, जनन जिसमें शरीर से ही नए जीव का क्या हो जाए, निर्माण, उसको कौन सा जनन बोलेंगे हम, कायिक जनन। जैसे आपने देखा होगा पादपों में कायिक जनन की क्रिया होती है। जिन पादपों में बीजों का निर्माण नहीं होता वहां पे जनन किसके द्वारा होता है, काया, शरीर से। और काया में क्या है, जड़, तना, पत्ती से ही नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण। जैसे आलू तना होता है, आलू के टुकड़े करके या आलू को आप जमीन में गाड़ दीजिए, उससे नया पेड़ बन जाएगा। है ऐसे ही पत्थर चट्टा, आपने ब्रायोफिल्म जिसको बोलते हैं, उसकी पत्ती होती है, वो जमीन पर डाल दीजिए, पत्ती के किनारे जहां जहां से उसको छुएंगे वहीं से नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही शकरकंद आपने पढ़ा होगा, शकरकंदी जिसको कहते हैं, है जड़ होती है, उनको निकाल के कहीं पर भी रोपित कर दीजिए, नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं अपन कायिक जनन। तो इसका मतलब है प्रत्येक, यदि वो सजीव है तो उस सजीव में किसकी क्रिया होगी, जनन की क्रिया होगी। और अगर वो सजीव नहीं है तो जनन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जनन के द्वारा ही
वो अपने संतति जो होती है, इसका मतलब अपनी संख्या को बढ़ाने का क्या करता है, कार्य।